Good morning to all my medical aspirants. How's going your study and your preparation? सब अच्छा चल रहा है? Okay. So further we are going to read about genetic disorders. Mutation हमने last class में cover up कर लिया था. Last lecture थोड़ा सा short था due to some issue and today we will complete pedigree analysis Mendelian disorders. तो पेडिग्री एनालिसिस में क्या होती है? सबसे पहले तो जो भी डिसऑर्डर्स क्या करते हैं, हम इनहेरिट करते हैं. मतलब कि आपके फादर या मदर या तो वो अफेक्टेड हो या फिर वो कैरियर हो, उनसे जो भी आपको डिजीजेस क्या होती है, इनहेरिटेड होती है. उसी को हम एनालाइज करते हैं कि ये डिजीज हमारा कैसा है, एक्स लिंक्ड है या फिर वाई लिंक्ड है या फिर ऑटोजोमल है, और सबसे मेन चीज या तो रेसेसिवली है या फिर डोमिनेंट है. अगर डायरेक्ट अफेक्टेड से अफेक्टेड हो रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा. बट मान लो फादर और मदर में वो डिजीज दिखाई नहीं दे रही थी बट बच्चे में दिखाई दे रही है, दैट मीन्स इट विल बी रेसेसिव. अब अगर वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा तो एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जो हो जाएगा. अगर वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड होगा तो वाई रिसेसिव में आ जाएगी. तो अब देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस क्या कहते हैं. तो इसका जो चार्ट बनता है, अगर हम स्क्वायर बनाया रहता है तो दैट विल रिप्रेजेंट मेल, और जो अगर सर्कल है तो दैट विल रिप्रेजेंट फीमेल. वैसे ही अगर स्क्वायर को ही क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं बाय 90 डिग्री, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स अनस्पेसिफाइड. मतलब कि सेक्स उसमें स्पेसिफाइड नहीं होती है. उसके बाद जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उसको रेड कलर से आपके एनसीईआरटी में डिनोट किया गया है, बट कभी कभी उसको ऐसे शेडिंग कर देते हैं, लाइक लाइन लाइन जो आपके एग्जाम्स में आता है. अगर डॉट दिया रहता है तो उसका मतलब होता है कैरियर है. ठीक है. उसके बाद मेटिंग अगर शो करना है तो क्या करते हैं, मेल और फीमेल को एक लाइन से लिंक कर देते हैं. फिर अगर मेटिंग रिलेटिव्स के बीच में अगर शो करना है तो एक मेल फीमेल और 2 लाइन से उसको अगर डिनोट किया जाता है, दैट मीन्स कि वो 7 जनरेशन के अंदर में ही मेटिंग हुई है, आपके 7 जनरेशन के बाद नहीं हुई है. उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपके ऊपर में जो रहते हैं वो हमेशा पेरेंट्स रहते हैं, और नीचे में जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं, फॉर द चिल्ड्रंस. नीचे में चिल्ड्रंस को डिनोट किया जाता है. उसके साथ जो पेरेंट्स होगा मेल चिल्ड्रन के साथ, वो भी अफेक्टेड है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो मेल को बना देंगे और स्क्वायर से, फिर सर्कल दोनों को लिंक कर देंगे, और उससे जो बच्चा निकलेगा उसको कैसा दिखा देंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल. ठीक है. अब आगे दिखाते हैं, अगर उसमें 5 लिखा हो तो मतलब कि 5 उनके अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो कुछ ऐसे ही सिंबल्स होते हैं जो कि ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है. सो अब हम आगे आते हैं, इसमें देखते हैं क्या है. तो जो भी आपके डिसऑर्डर्स है ना वो इनहेरिट किया जाता है. ये बहुत ही ज्यादा आपके ह्यूमन सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा है. तो जो भी हम क्या करते हैं हेरिडिबिटली, जिसमें आपके सर्टेन कुछ कैरेक्टर्स फीचर्स के जो आपके फैमिली के आते हैं, तो जब वापस से रीडिस्कवरी की गई मेंडल के वर्क को, तो इसमें एनालाइज किया कि जो भी इनहेरिटेंस होता है, पेरेंट ये क्या कहते हैं, पैटर्न होता है ट्रेड्स का, वो ह्यूमन बींग्स में शुरू हो जाता है. तो इससे हमारा एविडेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल क्रॉसेस जो भी हम क्रॉसिंग करा रहे हैं उससे या तो हम इसको कंट्रोल भी करा सकते हैं. इसीलिए देर इज अ थिंग कि अपने 7 पीढ़ियों में मतलब सेम गोत्र की शादी नहीं होती है, लाइक इन हिंदी रिलीजन. बट अगर जैसे कि हिंदू को छोड़ देते हैं, क्रिश्चियनिटी में आते हैं, तो दे विल लाइक कि 7 जनरेशन के हमारे गॉड फादर सेम नहीं होने चाहिए, फिर 4 फादर्स हमारे सेम नहीं होने चाहिए, तो देन द मैरिज विल हैपन. तो इससे क्या होता है, डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है. हाँ. उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री को सबसे पहले तो इनहेरिटेंस मतलब पर्टिकुलर किसी भी ट्रेट का स्टडी कर लेना चाहिए, जो कि इसी एनालिसिस को, जो भी हम सेवरल जनरेशंस के फैमिली को स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस. मतलब कि आप फैमिली के किसी भी ट्रेट्स को स्टडी कर रहे हो और सेवरल जनरेशंस को, मतलब लाइक मान लेते हैं 2-3 जनरेशन को, ज़्यादातर 2-3 जनरेशन वाले ही आपको मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस. तो इस पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, तो जो भी आपके इनहेरिटेंस होते हैं कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड का, वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक फैमिली ट्री से, जनरेशन ओवर टू जनरेशन. ह्यूमन जेनेटिक्स में क्या होती है, आपकी जो पेडिग्री स्टडी होती है वो क्या करती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस को, कोई भी स्पेसिफिक ट्रेड देखने के लिए या फिर एबनॉर्मेलिटी के लिए या फिर डिजीज के लिए. तो कुछ हमारे इसमें इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जिसका यूज किया जाता है पेडिग्री एनालिसिस में, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था. तो जैसे कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एवरी मतलब एक भी डीएनए का, और जो जीन पे जो लोकेटेड डीएनए होता है, हर डीएनए का अपना क्या होता है, एक अलग फीचर्स होता है. दे आर वेरी वेरी मतलब स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत ही वो स्पेसिफिक होते हैं अपने नेचर में. उसके अलावा जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, डीएनए क्या होता है, उसका कैरियर होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का. तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसमिट करता है हमारे एक जनरेशन से अदर जनरेशन बिना किसी चेंज या फिर अल्टरेशन के
हुए मतलब कि जैसे कि मान लो माय फादर हैव सम डिजीज, मेरे फादर को कुछ डिजीज है तो माय फादर हैव XY क्रोमोसोम, माय मदर इज XX एंड आई एम ऑल्सो XX। तो मेरे अंदर अगर कोई बीमारी होगी तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ, या तो 50% फादर के पास होगी या फिर 50% द चांसेस विल बी मदर। अगर वो डोमिनेंट है मतलब वो दिख रहा है, अगर मैं कैरियर हूँ तो डेट विल कम फ्रॉम माई मदर, बट अगर वो डोमिनेंट है तो डेट विल कम फ्रॉम माई फादर। ओके, तो अब देखते हैं। तो हमें चेंजेस और अल्टरेशन हमें देखने को मिलता है ओकेजनली, ठीक है। और ये अल्टरेशन और जो चेंज होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में, ये रिफर्ड इसको कैसे बोलते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, म्यूटेशन। एक पॉइंट म्यूटेशन हो रही थी और एक हमारा क्या हो रहा था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट में क्या हो रहा था, डिलीशन हो जा रहा था या फिर इंसर्शन हो रहा था आपके बेस पेयर्स ऑफ डीएनए का। ओके, अब हम आगे आते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो हमें देखने को मिलता है, वो सारे इनहेरिटेंस से ही एसोसिएटेड होते हैं, या तो वो चेंज हो जाए या फिर अल्टर्ड जीन हो जाए या क्रोमोसोम्स की वजह से। फिर आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन के डिसऑर्डर्स उन्होंने क्या बताया, तो जो ब्रॉडली इसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्या किया गया, ग्रुप किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला एक हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द सेकंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होता है वो मेनली आपको डिटरमाइन करते हैं जो भी अल्टरेशन या म्यूटेशन क्या हो जाती है हमारे एक ही जीन में हो जाती है। तो ये डिसऑर्डर्स जो होते हैं आपको ये डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होता है ऑफ स्प्रिंग को सेम लाइन में। मतलब जैसे कि हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं, जैसे कि मान लो कि मदर फादर को थी तो डॉटर को होगी या फिर सन को होगा, मतलब सेम लाइन में आपको देखने को ये मिलेगा। और ये पैटर्न जो इनहेरिटेंस होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ये हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं आपके फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस में। जो मोस्ट कॉमन और सबसे मतलब होने वाला जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो जैसे कि हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया और थैलीसीमिया। ठीक है, तो ये सारे आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी हमारा कैसा हो सकता है, या तो डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है। तो पेडिग्री एनालिसिस से हम इजीली समझ पाएंगे कि जो भी ट्रेट होते हैं हमारे, मतलब वो कैसे है, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। तो सिमिलरली जो हमारे ट्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, लिंक्ड भी होंगे, या तो सेक्स क्रोमोसोम से, जैसे कि हीमोफीलिया के केस में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, या फिर ट्रेट जो भी शो करेंगे ट्रांसमिशन हमारे कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी में। उसके बाद जो भी एक यहाँ पे आपके नीचे चार्ट में ही बनाया गया हुआ है जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स को बताया जा रहा है। तो आप एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे होंगे तो यू कैन, अगर आपके सामने एनसीईआरटी आपने खोला हो तो यू कैन सी दैट डायग्राम। मैं उस डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो फीमेल आपकी क्या है, अफेक्टेड है और उसकी मेल से शादी होती है। तो यहाँ पे बच्चा जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है, और फीमेल भी एक अफेक्टेड आ रही है। मतलब कि यहाँ पे ये कौन सा लिंक्ड होगा, ये आपके ऑटोजोमल डोमिनेंट होंगे, मतलब ये ऑटोजोम्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब फिर अगर हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं तो आप इसमें देखो कि ये मेल और फीमेल क्या है, कैरियर है, दे आर नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्टेड नहीं है। और उनके प्रोजेनीज जो निकल रहे हैं वो कैसे है, मेल भी अफेक्टेड आ रही है और फीमेल भी अफेक्टेड है। तो इसमें मोर प्रोबेबिलिटी कौन है, कौन आपके क्या कहते हैं अफेक्टेड होंगे, सॉरी कैरियर होंगे, दोनों ही। क्योंकि जब तक दोनों अगर कैरियर नहीं होंगे तब तक वो डोमिनेंट शो नहीं कर सकता है डिजीज। ठीक है, जैसे कि आपके अगर बात करते हैं अल्बाइनो, अल्बाइनो कैसा होता है, तो वो भी ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज ही होता है। ठीक है, और ये सारे आपके कैसे हैं, तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है जो आपके डायग्रामेटिक में यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में देखने को मिलेगी, और एक जो आगे दिखाया है वो आपको सिकल सेल एनीमिया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस आपका क्या है, तो ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसमें डिफेक्ट हो जाती है, या तो आप आइदर ग्रीन, रेड और ग्रीन नहीं पहचान पाते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा रेड और ग्रीन कलर ही होती है, समटाइम्स इट विल बी ब्लू, मतलब डार्कर कलर में आपको प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये डिफेक्ट हमारा क्यों हो जाता है, तो म्यूटेशन हो जाती है हमारे कुछ सर्टेन जीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स पे, और इसमें हमारा चांसेस क्या होता है, मतलब अगर अकरेंस की बात करें तो 8% मेल में होता है और ओनली 0.4% फीमेल्स में हो रही है। तो अगर क्योंकि जो मेल में जो आपके कौन से क्रोमोसोम आ रहे हैं, मदर से एक्स आ रहे हैं, फीमेल में भी आ रही है, बट देयर इज फादर क्रोमोसोम ऑल्सो ना, इसलिए। तो इसमें जो जीन्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि या तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आपके क्रोमोसोम्स में देखने को मिलता है।
तो मेल्स में आप, और इसको टेस्ट करने के लिए इट्स वेरी इजी, आप या तो कलरफुल चीज़ों को साथ में रख दो, यू कैन टेस्ट इट, और द अदर थिंग इज यू आर मोर अवेयर विद द मोबाइल फोन, you can google it or test for color blindness. There are lots of diagrams with the colors and you can identify आपको है या नहीं है. It's a very easy test. तो मेल्स में क्या होती है, तो ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम आपके होते हैं और फीमेल्स में 2 होते हैं. इसलिए जो भी सन होता है मतलब वुमेन का, वो क्या करता है, वो कैरी करता है जीन को 50%, और इसलिए चांस ऑफ कलर ब्लाइंड में उनमें ज़्यादा होती है. जो आपके मदर होते हैं वो जरूरी नहीं कि वो खुद क्या हो, एक कलर ब्लाइंडनेस हो, क्योंकि उनमें जो जीन होंगे वो कैसे होंगे, रिसेसिव हो सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उनमें सप्रेस्ड जीन थी वो मैचिंग होने के बाद वो डोमिनेंट नॉर्मल जीन में आ जाती है. और डॉटर जो होगी वो नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती है, और अनलेस उसकी मदर जब तक कैरियर ना हो और उसके फादर कलर ब्लाइंड होने ही चाहिए. जैसे कि मदर फादर की शादी हुई, ठीक है, उसमें क्या थी, मदर हमारी कैरियर थी, बच्चा जो बना उसमें जो सन था वो क्या हो गया, अब अफेक्टेड हो गया, मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गई. अब उसकी शादी अगर किसी ऐसे फीमेल से होती है जो कि फीमेल कैसी हो, कैरियर हो, वो जब कैरियर होगी तो उसकी जो डॉटर निकलेगी वो कैसी होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगा. सन को तो होगा ही होगा, बट डॉटर को भी कलर ब्लाइंडनेस होगी. तो मतलब वो किस जनरेशन में देखने को मिला, हमारे थर्ड जनरेशन में देखने को मिला. फर्स्ट जनरेशन में नहीं था, सेकेंड जनरेशन में सन का हुआ, थर्ड जनरेशन में उसके ग्रैंड डॉटर को देखने को मिलता है. ठीक है, इस तरीके से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, नॉट अ डिजीज, अ डिसऑर्डर. ओके, उसके बाद हम आते हैं हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया भी आपका क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ये डिसऑर्डर है, वो भी एक्स मतलब एक्स क्रोमोसोम, जो कि इसमें भी ट्रांसमिशन होता है. हमारे अनअफेक्टेड जो कैरियर फीमेल होती है वो हमारे मेल प्रोजेनी में क्या करते हैं, इसको देखने को होता है, मतलब अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल है और मेल जो होता है वो भी अनअफेक्टेड, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस डिजीज में क्या होता है, एक सिंगल प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या होता है, पार्ट, वो हमारे कैस्केड प्रोटीन की ही पार्ट होती है, जो कि हमारे ब्लड को कोगुलेशन करने में हेल्प करती है, और वही क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है. तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल अगर सिंगल एक कट भी उससे लग जाए तो उसको नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू फैटल, मतलब एक वो फैटल कंडीशन होती है. जो भी हेट्रोजाइगस फीमेल होती है, मतलब कैरियर होती है हमारे हीमोफीलिया के लिए, वो डिजीज ट्रांसमिट करती है अपने सन्स को, और इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो फीमेल होगी वो कैसी हो जाती है, हीमोफिलिक. एक्सट्रीमली नेचर, मतलब रेयर ही है कि फीमेल क्या होगी, हीमोफिलिक होगी, क्योंकि जो मदर होती है आपके उस फीमेल की वो बहुत ही लीस्ट कैरियर में होती है. एंड जो फादर होते हैं वो कैसे होना चाहिए, हीमोफिलिक होने ही चाहिए तभी, मतलब कि, और अनवाइबल, मतलब वो लेटेस्ट स्टेज तक तो वो जिंदा ही नहीं रहेंगे. तो जो आपकी फैमिली पेडिग्री में देखने को, ये क्वीन विक्टोरिया का इसमें केस आया था कि नंबर ऑफ हीमोफिलिक जो आपके डिसेंडेंट्स काफी सारे इसके थे जो कि वो कैरियर ऑफ डिजीज थे, क्योंकि ये जो रॉयल फैमिलीज में क्या होती थी, अपने ही भाई बहन से शादी हो जाती थी, बिकॉज द रॉयल्टी ऑफ देयर ब्लड. वो चाहते थे कि जो हमारा ब्लड है वो क्या रहे, और भी ज्यादा फ्रेश रहे, हमारा खुद का ऑथेंटिक ब्लड हो, फॉर दैट रीजन. तो उसका रीजन उन्होंने भुगता है, डिसऑर्डर्स, ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ दैट. अब आते हैं सिकल सेल अनीमिया. ये क्या होती है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, जो कि हमारा ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, जिसमें हमारे दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए, हमारे कैरियर होना चाहिए, मतलब जीन, मतलब जो कि कैसा होना चाहिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए. ये जो जीन होती है वो कंट्रोल होती है एक सिंगल पेयर ऑफ अलील से, जो कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं HbA और HbS. इसमें से 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, जिसमें हमारा होमोजाइगस इंडिविजुअल जो कि HbS जो होगा वही डिजीज फिनोटाइप शो करता है. ठीक है, और हेट्रोजाइगस अगर HbA HbS है तो ये इंडिविजुअल जो होगा आपका अनअफेक्टेड होगा, बट आपका कैसा शो करेगा, ये कैरियर डिजीज को लेकर जा रहा है, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रांसमिट करेगा आपके मतलब जीन को, प्रोजेनी में ये देखने को मिलेगा. ये डिफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है, तो जो सब्सटीट्यूशन हो जाती है, मतलब उस प्लेस से दूसरी चीज का फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है. नॉर्मल में क्या होता है, जो आपके कोडॉन होते हैं वो GAG और CTC होती है, ठीक है, बट सिकल सेल में क्या हो जाती है, GTG और GAC, मतलब उसका अल्टरेशन हो जाता है. तो बेसिकली क्या होता है, आपका बनना चाहिए था ग्लूटामिन, लेकिन ग्लूटामिन की जगह क्या बनने लगता है, वैलिन, विच पोजिशन एट 6th पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन. जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हमारे RBCs के अंदर, उसी में आपका क्या होता है, 6th पोजिशन पे ग्लूटामिन की जगह क्या बनना शुरू हो जाता है, हमारे वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में.
ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें अमीनो एसिड का ही हो जा रहा है, ग्लोबिन हमारे प्रोटीन में, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है जो सिंगल बेस आपके सब्स्टिट्यूशन आ रहा है 6 कोडॉन पे, जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन अगर हम बात करें तो आपके GAG से कहाँ वो चेंज हो रहा है, चेंज हो जा रहा है GUG, मतलब बनना चाहिए था हमें हमारा GAG मतलब कि ग्लूटामिन, लेकिन वो क्या बन जाता है GUG वैलिन। इसमें जो म्यूटेंट होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, वो हमारे पॉलीमराइजेशन में जाते हैं, काफ़ी लो ऑक्सीजन, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो ऑक्सीजन टेंशन वहाँ पे मिलती है, और जिसकी वजह से आरबीसीज का जो शेप भी होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं नॉर्मल आरबीसीज लुकिंग कॉनकेव शेप, और जो सिकल सेल वाले आपके आरबीसीज है वो कैसे दिख रहे हैं, इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे से हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की कमी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। एक और इसी के थ्रू एक और आया है आपका एप्लास्टिक एनीमिया भी होती है, जिसमें क्या होता है आपके या तो CRP का वैल्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ आपके और भी बहुत सारी मतलब जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कोड नहीं कर पाते। ये तो सब सिकल सेल में जिसमें हम 6 पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट वहाँ पे ग्लोबिन चेन ही मतलब क्लियरली खुद को सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आरबीसीज का कभी कभी मैचुरेशन ही नहीं होता है, तो वो भी एप्लास्टिक मतलब कि फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये देखने को मिलता है। एंड इट इज़ अ डेडली डिजीज, मतलब डिसऑर्डर, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है फॉर द फैमिली। ऑफ कोर्स पढ़ने में कुछ नहीं जाता है, बट जब आप रियल लाइफ में सिचुएशंस को देखते हो तो दैट इज़ वे डिफरेंट दैन द बुकिश थिंग। बुक्स में कुछ अलग होती है, रियलिटी इज समथिंग वे बियॉन्ड दैट। ओके, सो फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, तो जो भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाती है, ये हमारा इनहेरिटेड होता है किसके थ्रू, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के थ्रू। जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें बहुत ही एंजाइम की कमी होती है, जो कि हमारे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स फिनाइल एनालिन को टाइरोसिन में, तो इसमें भी कन्वर्जन ही नहीं हो पाती है। इसके रिजल्ट में यही होता है कि जो फिनाइल एनालिन होता है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरोविक एसिड में, और उसके और भी अदर डेरिवेटिव्स को बना लेता है। तो यही हमारे ब्रेन में अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन एक्चुअली नथिंग कि ब्रेन की ग्रोथ ही नहीं होती है, मतलब कि इंसान बड़ा हो रहा है बट उसकी ब्रेन आज भी 2 साल बच्चे जैसी है, या फिर कह सकते हैं 1 साल के बच्चे जैसी है, तो डैट इज़ अ मेंटल रिटार्डेशन। और ये बहुत सारे इसके केसेस होते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ। हाँ, बट अगर इसको क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाए, मतलब बिफोर डिलीवरी, तो उस टाइम पे अबॉर्शंस करा दिया जाता है। बट आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि इज़ इट राइट थिंग और रॉन्ग थिंग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। मतलब अगर आप, हाँ, बट अगर बच्चे की लाइफ नहीं बर्बाद करनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर डैट जो मेंटल रिटार्डेशन का बच्चा है, ही हैव टू सफ़र अ लॉट, ही और शी बहुत सफ़र करना पड़ता है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या ही बोलूँ, नथिंग टू से। ओके, लेट्स फाइन, लेट्स कम टू हियर। सो एक्यूमुलेशन हो जाती हैं यही आपके फिनाइल पायरोविक एसिड और उसके जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन में ब्रेन रिजल्ट इसमें होता है, मेंटली बच्चा क्या हो जाता है, रिटार्ड हो जाती है। ये हमारे एक्सक्रीट आउट होते हैं यूरिन के थ्रू, क्योंकि हमारे इसमें पुअर ऑब्जर्प्शन होती है किडनी के थ्रू, इसलिए। अब आ जाते हैं थैलीसीमिया। थैलीसीमिया हमारा क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो ये हमारा ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है, जो कि ट्रांसमिट होता है हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक, जिसमें हमारे जब दोनों पार्टनर्स कैसे होना चाहिए, अनअफेक्टेड करियर होते हैं, मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं। ये जो डिफेक्ट होती है, ये हमारा इसमें म्यूटेशन हो जाता है या फिर डिलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे रेट ऑफ सिंथेसिस, मतलब एक ग्लोबिन चेन अल्फा और बीटा चेन जो होती है वो नहीं मानता, जो कि हीमोग्लोबिन को बना रहे थे। इसकी वजह से हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने लगता है, जिसमें हमें मॉलिक्यूल्स में रिजल्टिंग क्या देखने वाला है, एनीमिया, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है एक डिजीज का, मतलब इस डिजीज का। थैलीसीमिया हमारा क्लासीफाई अगर इसको करते हैं, तो इसमें से चेंज होंगे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के, वो अफेक्ट है। अगर अल्फा थैलीसीमिया है तो प्रोडक्शन हमारा क्या कहते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन का अफेक्टेड होगा। अगर बीटा थैलीसीमिया है तो बीटा ग्लोबिन चेन का अफेक्टेड होता है। थैलीसीमिया जो हमारे कंट्रोल होते हैं वो 2 क्लोजली लिंक जीन से होते हैं, जो कि HbA1 और HbA2 से होते हैं। ओके, और आपके फिर ये हमारे क्रोमोसोम 16 आपके ईच पेरेंट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे म्यूटेशन या फिर डिलीशन हो जाता है एक या मोर देन 4 ऑफ जीन्स, और मोर जीन्स जितने अफेक्टेड होंगे तो लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स
प्रोड्यूस होंगे, अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। लेकिन जो बीटा हमारा थैलेसीमिया होता है वो कंट्रोल होता है एक सिंगल जीन HBBB, क्रोमोसोम नंबर हमारे 11 पे ईच पेरेंट में। और ये अगर क्या होता है तो इसमें म्यूटेशन हो जाती है एक या दोनों ही जीन्स के। उसमें क्या हो रहे थे 1 और मोर 4 जीन्स के हो रहे थे, और वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, ठीक है, अल्फा वाले। और बीटा वाले क्या होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं। जो कि हमारा ये जो थैलेसीमिया होता है ये डिफर होता है हमारे सिकल सेल एनीमिया से, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला होती है मतलब क्वांटिटिव प्रॉब्लम होती है। क्वांटिटिव मतलब कि क्वांटिटी ही नहीं बनती, ठीक है, ग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स का। लेकिन जो आपके जो ये क्या कहते हैं सिकल सेल एनीमिया में की थी उसमें क्वालिटी की प्रॉब्लम है। तो आरबीसीज बन रहे हैं, लेकिन जो आरबीसीज की जो क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब जो बाई कनकेव शेप होना चाहिए वो शेप वैसा नहीं है, तो उसमें क्वालिटी की प्रॉब्लम हो रही थी। थैलेसीमिया में क्या होती है क्वांटिटी की प्रॉब्लम होती है। इसलिए थैलेसीमिया जो होता है हमारा सिकल सेल से इस तरीके से अलग होता है कि इसमें आपको क्वांटिटिव प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत ही कम ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलता है जिसमें हमारा इनकरेंटली फंक्शन करता है ग्लोबिन, मतलब ग्लोबिन तो बन रहा है लेकिन उसका फंक्शन क्या हो रहा है अल्टर हो रहा है, तो उसमें फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अब आते हैं इतने सारे हम लोगों ने क्या देखा पूरा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब हमारे आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है तो ये हमारा क्यों होता है तो हमारा एब्सेंस या फिर एक्सेस या एबनॉर्मल क्या हो जाए अरेंजमेंट हो जाए एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स की। जैसे कि फेलियर हो जाए क्रोमोसोम का हमारा सेग्रीगेशन, मतलब जब भी हमारे क्रोमेटिड्स क्या करते हैं सेग्रीगेट करते हैं खुद को, तो उसकी क्या हो जाए फेलियर हो जाए तो सेल डिवीजन के टाइम पे तो इसका रिजल्ट में वही हमें देखने को मिलता है, या तो गेन हो जाता है या फिर लॉस हो जाती है हमारे क्रोमेटिड्स की। हाँ। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं अगर हमारा गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं एनीप्लॉइडी बोलते हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में आपको क्या देखने को मिलेगा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है, मतलब एक ही कॉपी रहती है, क्रोमोसोम 21 की कॉपी रहती है। सिमिलरली हमारे टर्नर सिंड्रोम में क्या देखने को मिलता है तो इसमें लॉस हो जाते हैं हमारे एक्स क्रोमोसोम की, जैसे कि हमारे ह्यूमन फीमेल्स में। और फेलियर हो जाता है साइटोकाइनेसिस का, जब टीलोफेज जब स्टेज आती है सेल डिवीजन की, तो वहां पे जो होता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और ये कंडीशन हमें समटाइम्स प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है एक नॉर्मल सेल्स में कितना होता है 46, मतलब 23 पेयर्स। लेकिन इसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो क्या होते हैं क्रोमोसोम, जो कि 6 क्रोमोसोम बोला जाता है, फिर एलोजोम्स बोलते हैं। समटाइम्स जो होता है रेयरली या तो एक एडिशनल कॉपी भी होती है जो क्रोमोसोम की इसमें इंडिविजुअल में क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो और या फिर क्या हो जाए लैक हो जाए, मतलब कमी हो जाए एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो इस सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइजोमी या फिर मोनोजोमी ऑफ अ क्रोमोसोम। मतलब अगर मान लो कि अगर बढ़ जाएगा तो उसको ट्राइजोमी, और एक घट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे मोनोजोमी। तो ये सिचुएशन ही बहुत ही ज़्यादा क्या करता है सीरियस एक कॉन्सिक्वेंस इंडिविजुअल में शो करता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेफेंटर सिंड्रोम, ये आपके कॉमन एग्जाम्पल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के। अब देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होती है, देखो इससे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि आपका जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स था वो सारे आपके क्या हो रहे थे मॉलिक्यूलर लेवल पे शो कर रहे थे, है ना। मतलब आपको धीरे धीरे चल के बाद में उसकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी कि हाँ आपको एक प्रॉब्लम है, एक डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक है। लेकिन जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये क्या होगा आपके अपीयरेंस से ही पता चल जाएगा, मतलब जो आपके अपीयरेंस को शो करती है वो आपके किस में आ जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में। तो डाउन सिंड्रोम में सबसे पहले क्या होता है तो ये जो भी आपके कॉज करते हैं आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसमें हमारा प्रेजेंस हो जाता है एक एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब ट्राइजोमी ऑफ 21। ये जो डिसऑर्डर होता है इसको डिस्कवर किया था हमारे लैंगडॉन डाउन ने 1866 में। और इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है वो कैसा हो जाता है काफ़ी शॉर्ट हो जाता, मतलब जो बच्चा जो वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट सेचुरेटेड होता है, स्मॉल राउंड हेड होती है उसकी, टंग जो होती है उसकी फरोड होती है, एंड उसके पार्शियली ओपन माउथ रहते हैं। पाम भी जो होता है उसका ब्रॉड होता है, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पाम क्रीज के देखने को साथ मिलता है। साथ ही साथ फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट भी रिटार्डेड होती है, ठीक है।
और अगर बच्चे में देखोगे तो इसका जो हेड होता है वो फ्लैटली पूरा बैक रहेगा, ब्रॉड फ्लैट फेस तुम्हें देखने को मिलेगा आपको, और फिंगर्स पे आपको बहुत सारे लूप्स दिखेंगे, पाम क्रीज भी मतलब काफ़ी ज़्यादा, और बिग और रिंकल्ड टंग देखने को मिलता है, और समटाइम्स कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज मतलब जो बचपन में जब बच्चा वुम के अंदर ग्रो कर रहा था, तो उसमें जो ब्लड शंटिंग होने के लिए एएसडी और वीएसडी जो होते हैं, और एक और होती है एट्रियल स्टेनो, मतलब एएसडी क्या होता है, हाँ एट्रियल स्टेनोसिस होता है, वीएसडी वेंट्रिकुलर स्टेनोसिस, मतलब कि ब्लड एक्सचेंज करने के लिए होते हैं। फिर उसके साथ और भी होता है क्या कहते हैं, टेट्रा, टेट्रा वाले भी होती है, मतलब 4 भी रहती हैं, बट नॉट गेटिंग इनटू दैट, आप सिर्फ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकते हो। ओके, उसके टाइप्स हो जाते हैं। उसके साथ अब आ जाते हैं क्लिफेंटर सिंड्रोम में। तो क्लिफेंटर सिंड्रोम में क्या होता है, तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, ये हमारा कॉज क्यों होता है, तो एक एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम आ जा रही है, जो कि हमारे कैरोटाइप को चेंज कर दे रही है, मतलब कि 47 कर दे रही है, जो कि XXY कर दे रही है। तो इस इंडिविजुअल में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाती है। ओके, और मैस्कुलिन डेवलपमेंट चाहे और या फिर हमारे फेमिनिन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गायनोकोमेस्टिया। और ये हमारा एक्सप्रेस कैसे होगा, तो ये हमारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू हैव एकोमोडेट बेबी, मतलब उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, हाँ, फिर आते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, तो आपका जो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, तो आपके एब्सेंस हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की, मतलब 45 ही रहते हैं एक्स हो। और इस ये फीमेल्स कैसी होती है, स्टेराइल होती है, ओवरीज इनकी जो रिडिमेंट्री होती है, मतलब दे आर नो फंक्शनल यूज ऑफ द ओवरीज, और इनके फीचर्स जो होते हैं, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम। तो दीज आर, अब इसमें किसी इंसान की गलती नहीं होती अगर उसको ये बीमारी है, तो इट्स नॉट दैट, इट्स ऑल आर क्रोमोसोम। सो एक सोशल टैबू जो बना होता है, द वे वी जज द पीपल, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, वी शुडंट डू लाइक दैट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। तो आपने वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया है, सॉरी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वॉट एवर, बट बोथ आर द सेम, लाइक मतलब पहले उसके बारे में पढ़ा, फिर उसके बारे में, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू मॉलिक्यूलर। ओके, मॉलिक्यूलर इसके बाद पढ़ते हैं, देन आफ्टर इवोल्यूशन, देन सेकेंड यूनिट विल आल्सो गेट कंप्लीटेड। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो, MCQs इसके बनाओ, बिकॉज MCQs आर वेरी लेंदियर। आप जब पेडिग्री एनालिसिस बनाने जाओगे तो MCQs ही आपको, जैसे इस बार भी नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आई थी MCQs में, जैसा मुझे याद है, देयर वाज अ क्वेश्चन, मतलब पेडिग्री एनालिसिस में ही थी, बट उसमें क्लियरली नहीं शो रहा था कि पेरेंट्स उसके क्या हो, अफेक्टेड हो, मतलब डॉट डॉट नहीं शो गया था, बट हमें उसी से कंक्लूड करना था, क्योंकि जो बच्चे उसमें प्रोजेनीज जो बन रहे थे, उससे हमें आइडेंटिफाई करना था कि अच्छा हाँ इस तरीके से हुआ है, तो मतलब कि ये रिसेसिव ही है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो आप। सो बाय बाय।